विदेश आए गंवार ससुराल वाले। अरे गौरी बेटी, चाय बन गई हो तो दे दे। माँ, बाबूजी ये लीजिए चाय। और बाबूजी आप चाय के साथ मठरी खा लेना। अरे वाह बिटिया, क्या बढ़िया चाय बनाई है। बाबा, हमारी गाय दूध ही इतना गाढ़ा देती है तो चाय तो बनेगी ना बढ़िया। हाँ, देसी खान पान का अपना ही मजा है और असली ताकत तो इस दूध मलाई और घी में है। मगर ये मठरी किसने बनाई? अजी बनाई नहीं, पड़ोस से आई है। कल पुष्पा के बेटे की शादी थी ना, उसी की है। सुलोचना, बस हमारा आदर्श विदेश से वापस आ जाए, फिर हम भी उसकी शादी कर देंगे। इस घर को भी बहू की जरूरत है। गरीब सुलोचना और शंभू की सारी आस आदर्श से लगी। तभी आदर्श नयनतारा के साथ गाड़ी से उतरा। उसे देखकर उसके माँ बाप और बहन बहुत खुश हुए। आदर्श मेरा बेटा, आ गया तू। प्रणाम माँ, प्रणाम बाबूजी। कैसे हैं आप दोनों? माँ, ये आपकी बहू है नयनतारा। माँ, बाबूजी के पैर छुओ। तभी अपने गरीब सास ससुर के पैर में मिट्टी लगा देख नयनतारा ने घिन करते घमंड से कहा, आर यू गोना मैड आदर्श? देखो तो इनके पैर मिट्टी में सने हैं। कोई बात नहीं आदर्श, गौरी बेटी जाकर आरती की थाली ले आ। सुलोचना ने नयनतारा का गृह प्रवेश कराया, जहां अंदर 2 ही कमरे थे जो गोबर और मिट्टी से लिपे हुए थे। आदर्श, हमारा कमरा कौन सा है? बहू, पति को नाम से नहीं बुलाते। ओ प्लीज, आप ना टिपिकल सास की तरह शुरू मत होइए, क्योंकि मैं कोई गंवार नहीं हूं जो एजी ओजी करती रहूं। सुलोचना ने नयनतारा के विदेश के होने की वजह से अपने मन को समझा लिया। किसी तरह 2 दिन बीत गए। आदर्श, मैं यहाँ गाय और गोबर के बीच एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे विदेश जाना है। पर नयनतारा, माँ बाबूजी ने बहुत दुख उठाकर एक एक पैसा जोड़कर मुझे विदेश भेजा था। मैं उन्हें इस बुढ़ापे में देखने की बजाय छोड़कर कैसे चला जाऊं? फिर गौरी की भी शादी करनी है। ये सुनकर नयनतारा ने दांत पीस कर कहा, फाइन, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा लो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि इस गांव में मैं तुम्हारे गंवार परिवार के साथ नहीं रह सकती। दरवाजे पर खड़ी सुलोचना ने ये सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और भराए मन से कहा, बहू, तू अकेली नहीं जाएगी, आदर्श तेरे साथ जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अगर मैं विदेश चला जाऊंगा तो आप लोगों को कौन देखेगा? चला जा बेटा, वरना दुनिया यही कहेगी कि एक सास बहू बेटे का घर भी ना बसा सकी। सोच लीजिए सासू माँ, आपका बेटा इस घर से मेरे साथ आएगा तो बस मेरा पति बनकर। और ना चाहते हुए आदर्श नयनतारा के साथ विदेश लौट आया, जहां नयनतारा की जिंदगी तो मजे में कटने लगी, मगर उसके गरीब ससुराल वाले दाने दाने को मोहताज हो गए और भूखे मरने लगे। जैसे तैसे 6 महीने बीत गए। सुलोचना क्या सोचकर आदर्श को पढ़ाया था कि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा। महाजन से कर्जा लेकर उसे पढ़ाया, विदेश भेजा, मगर एक बहू के आ जाने के बाद हमारा तो परिवार बिखर गया। छीन ले गई वो हमसे हमारी औलाद को। और इस झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं बचा। क्या राख मिट्टी खाकर जिए हम? भगवान, बोलता क्यों नहीं है तू? अपने परिवार वालों की हालत की खबर मिलते ही आदर्श उनकी टिकट करवा के उन्हें विदेश बुला लेता है, जहां गांव के सीधे साधे शंभू, सुलोचना और गौरी सर पर गठरिया लिए एयरपोर्ट आते हैं, जहां उन्हें देखते ही नयनतारा अपने विदेशी होने का घमंड दिखाती है। रबिश मम्मी जी, पापा जी, ये आप लोगों का 2 कौड़ी का देहाती गांव नहीं जो गठरिया लेकर आए हैं। गौरी, तुम तो मुझे थोड़ी समझदार लगती थी, मगर तुमने भी इन्हीं की गंवारपंती दिखा दी। नयनतारा के इस कहे पर बेचारे ससुराल वालों को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। नयनतारा, बिहेव। तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? वो पहली बार विदेश आए हैं, उन्हें यहाँ के माहौल में ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। माँ, बाबूजी, गौरी, आप आइए मेरे साथ। आदर्श अपने गरीब परिवार को घर ले आता है, जहां घर देखकर सुलोचना अपने बेटे की तरक्की से बहुत खुश हुई। घर तो बड़ा ही सुंदर है बेटा। अपने इन जाहिल गंवार परिवार वालों के लिए आदर्श ने मेरी इंसल्ट की थी ना, अब मैं इनकी इंसल्ट करूंगी। सुंदर तो होगा ही ना सासू माँ, इसका इंटीरियर मैंने जो डिसाइड किया है, और लाखों रुपए लगे हैं इसमें। आप लोगों ने तो लाख रुपए देखे भी नहीं होंगे, गांव देहात के जो ठहरे।
जिंदगी तो गाय और गोबर के बीच ही बीत गई। नयनतारा का इस बार का दिया गया ताना उसके सास ससुर के मन में चुभ गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम क्या कहना चाहती हो नयनतारा? अरे अरे आदर्श, इसमें मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना भड़क गए? अब गांव में विदेश जितनी तरक्की थोड़ी है। बहू ठीक ही तो बोल रही है आदर्श। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, मगर नयनतारा अपने ससुराल वालों को हर मौके पर नीचा दिखाती। फिर एक सुबह, लाओ भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। हाँ बहू, कुछ काम मुझे भी दे दे, आज खाना मैं बनाती हूँ। आप बनाएंगी खाना? ठीक है, आइए फिर। इसमें तो 4 चूल्हे लगे हैं, ये चलेगा कैसे? लाओ माँ, गैस चूल्हा मैं जला देती हूँ, मुझे आता है। गौरी कोशिश करने लगी, तभी नयनतारा जोर से हंसी। क्या हुआ मेरी गंवार ननद? बोल तो बड़े कॉन्फिडेंस से रही थी। एक गैस भी ऑन नहीं हुआ तुम दोनों से? ये तुम्हारे मिट्टी का फूकने वाला चूल्हा नहीं है। इस किचन में सब कुछ टेक्नोलॉजी से चलता है। चलो हटो, दोनों मेरा टाइम खराब कर दिया, गंवार कहीं की। और बड़े ही गुरूर से नयनतारा ने अपनी सास ननद को गंवार कहकर धक्का दे दिया। अगले दिन, अरे बहू, लगता है कि रिमोट की बैटरी खत्म हो गई है। देखो ना, टीवी नहीं चल रहा। ये कहते हुए शंभू जैसे ही रिमोट पर हाथ मारता है, नयनतारा अपने ससुर को सुनाने लगी। अरे रिमोट तोड़ोगे क्या? यह आपका खटारा टीवी नहीं जिसमें सिग्नल नहीं तो बंदर की तरह एंटीना घुमाने छत पर चढ़ जाओ। पूरे 4 लाख का टीवी है, रिमोट को एलईडी से लगाना पड़ता है। गंवार कहीं के, लाइए दीजिए रिमोट। चले आए सबके सब गांव छोड़कर, मुंह उठाकर विदेश में मुफ्त की रोटी तोड़ने। इतने के बाद तो शंभू मन ही मन चीख चीख कर रो पड़ा। दिन बीतते गए और नयनतारा के बुरे बर्ताव के चलते बेचारे ससुराल वालों की आत्मा रो पड़ी। एक अनजान देश में जब अपने ही ताने कसे तो दिल पर कांटों और अंगार सी बीतती है। नयनतारा, माँ बाबूजी को दूध दे आओ ना, उन्हें दूध पीकर सोने की आदत है। नयनतारा ने फ्रिज से पैकेट का एक दूध निकालकर उबाला और दोनों को पीने को दिया। बहू, ये दूध तो बड़ा पतला है, एकदम पानी सा लग रहा है। हाँ, और जरा सा भी स्वाद नहीं इसमें। इसे गाढ़ा दूध हमारी गाय देती थी। बाल्टी में दूध दुहते वक्त ही ऊपर मक्खन उतर आता था। अरे तो चले क्यों नहीं जाते अपने उसी गांव? कम से कम पीछा तो छूटे। जब से आए अपनी गंवार पंथी से नाक पे दम करके रख दिया। अब क्या आपके लिए गाय भैंस बंधवा ले यहाँ, ताकि वो गंद मचाएं और रात दिन बह बह करके वो अलग। हाँ। इतना सब कुछ सुनकर इस बार सुलोचना, शंभू और गौरी अपने आंसू रोक ना पाए और फूट फूट कर रोने लगे। भैया, आप हम तीनों की टिकट करा दीजिए, हमें गांव भेज दीजिए। हाँ बेटा, हम गांव के गंवार लोग हैं, गोबर के बीच रहे हैं, ये विदेश हमारे लिए नहीं। माँ, गौरी, आप लोग कहीं नहीं जाओगे। और नयनतारा, तुम बहुत नीचा दिखा लिया तुमने मेरे माँ बाप को और बहन को गंवार कहकर। अब मैं तुम्हारी एक भी गलती माफ नहीं करूंगा, ये याद रखना। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। माँ, बाबूजी, गौरी, कल मेरे बॉस की एनिवर्सरी है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। हाँ, आप लोग तैयार रहना। अगले दिन सब तैयार हो गए। जहां नयनतारा ने दिखावे के लिए विदेशी छोटे कपड़े पहने, तो वहीं शंभू, सुलोचना और गौरी ने अपनी भारतीय संस्कृति को तवज्जो दी और तीनों तैयार हुए। सभी पार्टी में आ गए। तभी उन्हें दिखा दिखा कर नयनतारा उन्हें बधाई देने लगी। हेलो मिस्टर जॉर्ज एंड एना, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लश मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू नयनतारा, इट्स मीन अ लॉट। हु इज शी? उस वक्त नयनतारा की सास और उसकी ननद उसके साथ ही खड़ी थी। नथिंग स्पेशल, दिस इज माई मेड। ये सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगा और फिर जो हुआ उसके बाद नयनतारा का चेहरा देखने लायक था। Many congratulations to your marriage anniversary. I would like to clear the misunderstanding, but we are not their servants, but mother-in-law and sister-in-law. नयनतारा पूरी तरह से सबके सामने शर्म से भरकर रह गई और उस पार्टी में हर एक विदेशी गौरी के लिए ताली बजाने लगा, जिन्हें नयनतारा गंवार से बढ़कर और कुछ नहीं समझती थी। उस दिन के बाद से नयनतारा का बर्ताव अपने ससुराल वालों के लिए बिल्कुल बदल गया।